हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है और इससे मुझे लगता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे वो आपका जीआईसी हो, चाहे जीआईसी लेक्चरर हो, एलटी ग्रेड हो, टीजीटी, पीजीटी, इवन जूनियर में भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें से कई क्वेश्चन आने की। मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। तो ये देखिए, रोमांटिक एज जो है, इसको एक एज दूसरे नाम से भी हम कंसीडर करते हैं, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। Why we consider this age as the age of Wordsworth? Because Wordsworth was the main figure of this age। ठीक है, और जो इस टाइम पीरियड है इसका वो है 1798 टू 1837। अब देखिए यहाँ पे 37 है, तो ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल हो सकता है। कुछ लोग इसको 32 तक बताते हैं और उसके बाद विक्टोरियन एज शुरू हो जाता है। 37 भी लोग बताते हैं और कुछ लोग इवन 1850 तक भी बताते हैं। ठीक है, तो कई बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन मोस्टली जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें जो है 1837 ही सबसे सूटेबल माना गया है। तो इसमें देखिए, रोमांटिक एज वाज द रिवोल्ट अगेंस्ट द स्यूडो क्लासिकल एज। अब देखिए, रोमांटिक एज के बारे में अगर हम शुरू करते हैं तो जब कोई एज आती है तो किसी न किसी एज दूसरी एज के विरोध में वो आती है। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ। स्यूडो क्लासिकल, जो कि अभी आपने न्यू क्लासिकल के बारे में आपने पढ़ा है पिछला वीडियो, तो उसमें यही बताया गया था कि स्यूडो मीन्स होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, ऐसी एज जिसने कि नकल की हो किसकी, रोमन क्लासिकल की, यानी कि जो क्लासिकल लिटरेचर था रोमन का उसकी नकल की। और कहीं ना कहीं इस एज को आने में या लाने में स्यूडो क्लासिकल एज का बहुत बड़ा रोल रहा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विचार थे स्यूडो क्लासिकल एज में जो कि इन लोगों को, जो इस एज के पोएट थे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। ठीक है, तो ये एज किस लिए आई? दिस एज केम, ठीक है, इन टू अपोज द स्यूडो क्लासिकल एज। ऐसे आप समझ लीजिए इसको कि ये रिवोल्ट था, एक विद्रोह था, एक अपोज करने के लिए, एक विरोध करने के लिए इस एज को आना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, हाईली इन्फ्लुएंस विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखिए, हाईली इन्फ्लुएंस विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे ये कई बार याद करना भी पड़ता है, हालांकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, बट दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एज इंग्लिश लिटरेचर इज़ कंसर्न, बिकॉज समटाइम्स दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसकी डेट क्या है। तो ये है 1789। अब इसको याद कैसे आपको करना है इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसको याद ही करना चाह रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, तो इसको लिरिकल बैलेट की जो पब्लिकेशन है 1798, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, आप अपोजिट कर दीजिए। यानी कि पहले वाली संख्या यानी कि 17 तो वही रहेगी, लेकिन जो दूसरी है 1898, इसको इंटरचेंज कर दिए, 89 कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी आपको याद हो जाएगा और लिरिकल बैलेट भी याद हो जाएगी। ये नए बच्चों के लिए है जो अभी जिन्होंने शुरू किया है, बाकी पुराने लोग तो सब जानते ही होंगे। तो ये एक मतलब तरीका है, दो डेट आपको तुरंत याद हो जाएंगी। अब ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इट हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस एज फॉर एज दिस एज इज़ कंसर्न। इस एज के ऊपर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा महत्व रहा इसका। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो क्या था ये भी कभी कभी पूछा जाता है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, इक्वलिटी यानी कि समानता, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आया वो किस लिए आया? वो ये मोटो था इनका, ये लक्ष्य था, इनको पाने के लिए ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। आप देखते हैं लिरिकल बैलेट की कहानी। तो लिरिकल बैलेट इज़ कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज, ठीक है, विच वॉज द वर्क डन बाई वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, एंड देयर वर 23 पोएम्स एंड 4 आउट ऑफ 23 वर रिटन बाई एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के बारे में अगर मतलब यहाँ पे बात हो रही है वर्ड्सवर्थ के बारे में और एस.टी. कॉलरिज के बारे में बात अगर ना हो तो कहीं ना कहीं रोमांटिक जो पीरियड है ये अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो बात हो रही है वर्ड्सवर्थ की, तो इसके साथ साथ एक नाम और जुड़ेगा जो कि बहुत ही रिनाउंड नाम है आफ्टर वर्ड्सवर्थ, और वो है एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ इतने ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे के कि इन्होंने, जब वर्ड्सवर्थ ने ये लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन किया, तो ही गेव ऑनर टू एस.टी. कॉलरिज एंड ही पब्लिश द फर्स्ट पोएम
इन द लिरिकल बैलेड रिटन बाय एसटी कॉलेज। यानी कि एसटी कॉलेज की जो लिरिकल बैलेड में 23 पोएम थी, उनमें जो सबसे पहली पोएम मानी जाती है द राइम ऑफ द एंशिएंट मार्जिनर। तो ये जो पहली पोएम है इन एक प्रकार से डेडिकेट किया और पहले नंबर पे उनको इम्पोर्टेंस दिया था, तो ये एक बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। अब हम बात करते हैं तो इन्होंने 4 पोएम्स लिखी थी, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से ऑनर ही किया था, क्योंकि पहली पोएम जो है वो यहाँ पे कॉलेज की रखी गई थी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी पब्लिकेशन की। हालांकि इसको हम जब वर्ड्सवर्थ पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो लिरिकल बैलेड वाज पब्लिश इन द ईयर 1798, ठीक है। सेकेंड एडिशन केम 1800, थर्ड जो है 1802 और फोर्थ जो है वो 1805। यहाँ पे देखिए गलत लिख गया है, इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 1805 यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं रिजेक्शन ऑफ द आइडियाज़ ऑफ न्यू क्लासिकल एज। तो यहाँ पे जो ये एज है इसने सारे आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दिया विच वर गिवन बाय न्यू क्लासिकल एज राइटर्स और पोइट्स। यानी कि न्यू क्लासिकल में जो पोइट्स थे उन्होंने जो आइडियाज़ दिए थे उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल खारिज कर दिया एक प्रकार से, और उनका विरोध किया, एक विद्रोह किया उनके खिलाफ। एक्सप्रेशन ऑफ पैशन, पैथोस एंड पर्सनल फीलिंग। यहाँ पे देखिए जो एक ट्रेंड में चीज़ें आई वो क्या थी, वो पैशन, एक प्रकार से जुनून इन लोगों के अंदर था नेचर के प्रति, ठीक है। पैथोस एंड पर्सनल फीलिंग, यानी कि पर्सनल फीलिंग को इम्पोर्टेंस देते थे। एवरीडे स्पीच जो है यानी कि लोकल लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा इन्होंने एडवोकेट एक प्रकार से किया है, मतलब बहुत ज़्यादा वकालत की है किसकी, लोकल, बहुत ही एक प्रकार से सिंपल लैंग्वेज की। उन्होंने कहा कि जो पोइट्री है वो शुड बी वेरी सिंपल बाय विच कॉमन पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे ये बातें सारी उन्होंने अपनी रखी हैं। अब देखते हैं, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ओल्डर रोमांटिक्स की, तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ इज़ कंसीडर्ड द प्रोमिनेंट फिगर एंड आफ्टर दैट वी हैव कॉलरिज। उसके बाद रॉबर्ट साउदी सॉरी, और उसके बाद है वाल्टर स्कॉट। तो ये 4 आपके जो फिगर हैं ये रोमांटिक एज के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। और इसमें जो ऊपर के 3 हैं इनको लेक पोएट्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम डिस्ट्रिक्ट लेक। यानी कि लेक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जहाँ ये तीनों बिलोंग करते थे। और जो 4th है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनको माना जाता है, क्योंकि ये फादर ऑफ या आप कह लीजिए कि वेवरली नॉवेल्स से कनेक्टेड इनको माना जाता है, एक टर्म इन्होंने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं लिरिकल बैलेड में 4 पोएम जो अभी बताई गई थी, तो उसमें पहली जो थी वो थी मतलब ये किसकी हैं, ये हैं कॉलेज की, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, द नाइटिंगेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द नाइटिंगेल देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ओड टू नाइटिंगेल कीट्स ने भी लिखा है, ठीक है। फॉस्टर मदर्स टेल, ठीक है। और नेक्स्ट 4 है द डंजियन, ठीक है। तो डंजियन और ये 4 आपकी पोएम्स जो है ये एसटी कॉलेज ने इसको कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है, इन लिरिकल बैलेड। नेक्स्ट देखते हैं कॉलेज, द पोएट ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट इनको कहा जाता है, गेव फर्स्ट थ्योरी ऑफ पोइट्री, ठीक है। पहली बार इन्होंने पोइट्री की थ्योरी दी, और कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी वर्ड्सवर्थ से, लेकिन पोइट्री के डेफिनेशन को लेके विवाद हुआ, और इन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कि इनकी जो पब्लिश हुई 1817 में, उसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्सवर्थ को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ड्सवर्थ, हिज लिरिकल बैलेड 1798 इज़ ऑल्सो इज़ नोन एज, ठीक है, मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज। तो मैनिफेस्टो का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टो का मतलब शुरुआत हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट में इस पर लिखा हुआ है 19+4, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने 19 लिखी और 4 किसने लिखी, कॉलरिज ने। अब हम देख लेते हैं यंगर रोमांटिक्स और प्री रोमांटिक्स पोएट को। अभी तक तो रोमांटिक हमने देखा, एक बार और हम देख लेंगे। तो इसमें देखिए यंगर रोमांटिक्स में शैली, कीट्स, बायरन, हैजलिट, ठीक है, मोर, चार्ल्स लैम्ब, जैन ऑस्टिन, थॉमस डिक्वेंसी, ये सारे आते हैं। प्री रोमांटिक पोएट्स, ये सीधा यही क्वेश्चन जीआईसी लेक्चरर में आया था कि हु अमंग आर द प्री रोमांटिक पोएट्स। तो इसमें थॉमस ग्रे और विलियम कॉलिंस, ये 2 नाम आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और देख लेते हैं।
देखिए प्रीकर्सर्स अगर बात करते हैं हम रोमांटिक एज की, तो जेम्स थॉमसन, ठीक है, इज़ कंसिडर्ड द प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक एज। ही इज़ अ स्कॉटिश पोएट हु रोट द सीजन्स, अ कलेक्शन ऑफ 4 पोएम। यानी कि सीजन्स जो इन्होंने लिखा है, 4 अलग अलग सीजन्स होती हैं, उस पर 4 पोएम इन्होंने लिखी हैं, तो इनको प्रीकर्सर माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसमें देख फोकस ऑन राइटर्स एंड नरेटर्स इमोशंस एंड इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड यानी कि अंतर की बात हम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हट के बात नहीं करते हैं, हम पूरे फोकस रहते हैं यानी कि ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है, इस वर्ल्ड के ऊपर। सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन। यहाँ पे सेलिब्रेट किसको किया जाता है? नेचर को, ब्यूटी को और इमेजिनेशन को। नेक्स्ट देखिए रिजिग्नेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो रिजेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो रिजेक्शन का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है, यहाँ पे बिल्कुल माना नहीं जाता है कि इसका कोई इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है। फिर देखिए आइडलाइजेशन ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन एंड रूरल लाइफ। तो यहाँ पे देखिए महिलाओं को, बच्चों को और रूरल लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर नेचुरल और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स इसमें रहे हैं। जो ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है एसटी कॉलेज से। और एक्सपेरिमेंटल यूज़ ऑफ लैंग्वेज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स को इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम रोमांटिक एज को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। प्री रोमांटिक्स कौन थे, रोमांटिक्स कौन थे, लेटर रोमांटिक्स कौन थे, ठीक है। तो इसमें देखिए थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, जो अभी हमने बताया है कि जीआईसी लेक्चर में एक क्वेश्चन आया था, तो ये प्री रोमांटिक्स इनको कंसीडर किया जाता है। थॉमस ग्रे इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, और इन्होंने लिखी है द एलिजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड। और नेक्स्ट जो है ये विलियम कॉलिंस हैं, ये इनका थोड़ा सा पीरियड तो आप समझ लीजिए कि न्यू क्लासिकल एज का है, लेकिन जो उनकी सोच थी वो रोमांटिक ही थी। नेक्स्ट देखते हैं रोमांटिक्स में, तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, रॉबर्ट सदे, वाल्टर स्कॉट, ये सारे आ जाएंगे। लेटर रोमांटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो शैली, कीट्स, बायरन, लैम्ब, हेजलेट, डिक्वेंसी और जैन ऑस्टिन, इसके अलावा और भी एक आध पोएट इसमें आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर दिस वीडियो, जिससे कि नए लोगों को फ़ायदा मिले। और बाकी कोई कमी हो तो आप बताइए। थैंक यू वेरी मच।